दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं सुप्रिय सुशांत जी। ये आज एक बहुत ही चर्चित नाम है अनुवाद के क्षेत्र में। ऐसी कोई भी पत्रिका अगर आप साहित्य की उठाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें इनके द्वारा अनुवाद की कोई कहानी ना हो। तो मैं थोड़ा इनके बारे में आप लोगों को बताता हूं, जितना मेरे पास जानकारी है, जितना मैं जानता हूं। ये मेरे मित्र भी हैं फेसबुक पर काफी दिनों से। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस बातचीत के मंच पर। शुक्रिया अरविंद जी, बहुत शुक्रिया। सुशांत जी जो हैं वो वैसे तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और खुद कवि हैं, खुद कहानीकार हैं, लेख वगैरह भी लिखते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि मैंने आपको लोगों को पहले बताया, कि ये एक बहुत बड़े अनुवादक हैं और विदेशी साहित्यकारों की कहानियों का इन्होंने बखूबी अनुवाद किया हुआ है। और इनके अनुवाद अगर आप देखेंगे तो उसमें इतनी सरलता है और इतना फ्लो है कि वो लगता भी नहीं है कि वो अनुदित रचना है। वो एकदम लगता है कि जैसे कि ये ओरिजिनल रचना है। सुशांत जी के कहानी संग्रह आ चुके हैं। जो मेरे पास जानकारी है वो करीब 6 संग्रह हैं इनके। दलदल, पिता के नाम, गौरतलब कहानियां, मैं कैसे हंसूं, हत्यारे और हेरा। इनकी कविता के 3 किताबें हैं। हो सकता है कि एक आध और हो जो मेरे निगाह में ना आई हो। अयोध्या से गुजरात तक, कुछ समुदाय हुआ करते थे और इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये तो एक मुहावरा है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं जी। अनुवाद की 6 किताबें आ चुकी हैं। विश्व की कालजयी कहानियां, विश्व की चर्चित कहानियां, श्रेष्ठ लातिन अमेरिकी कहानियां, विश्व की अप्रतिम कहानियां, विश्व की श्रेष्ठ कहानियां, इस छोर से उस छोर तक जी। ये 6 किताबें हैं जो मेरी जानकारी में है। हो सकता है एक आधा और हो। तो अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुशांत जी, पहले ये बताइए कि मूलतः आप क्या हैं, कवि, लेखक या अनुवादक? अरविंद जी, मैं तो मूलतः अपने आप को कवि मानता हूँ, क्योंकि जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मेरी पहली कविता जो है पंजाब सौरभ पटियाला में 2 कविताएं एक साथ छपी थी। वे बैक 1985 की बात है। तो उसके बाद से कविताएं लगातार छपती रहीं, बहुत अच्छी पत्रिकाओं में छपी। जब मैं अभी स्टूडेंट ही था, दस्तावेज वगैरह में छपता रहा। साक्षात्कार उन दिनों तो आग्नेय जी निकाल रहे थे, उसमें भी छपा। कविता विशेषांक था 1997-98 में, उसमें छपा। तो काफ़ी जगह छपा मैं। तो मूलतः मैं कहता हूँ कवि हूँ, लेकिन 90 के शुरुआती वर्षों में मैं कहानियाँ भी लिखने लगा था और उसके बाद फिर कहानियां भी, और 2005 के बाद अनुवाद के क्षेत्र में भी आ गया। मैंने आपकी कहानियां भी पढ़ी हैं और आपके अनुवाद भी देखे हैं, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उसमें कवि मन झलकता है। मन यानी भाषा में, शैली में, मतलब एक प्रवाह है और कविताएं उसमें साफ साफ झलकती है। ये बताइए कि जैसे विदेशी साहित्य में मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश नहीं होगा जिसके प्रमुख कहानीकार की कहानी आपने अनुदित न की हो। हाँ, मेरी तो मैं विदेशी साहित्य जो है सन 2000 के बाद से पढ़ने लगा था और 2004-05 से मैंने अनुवाद शुरू कर दिया था। और 2010 के बाद तो धड़ल्ले से अनुवाद में आ गया। तो काफ़ी मैंने सैकड़ों कहानियाँ पढ़ी हैं, सभी देशों के साहित्यकारों की,
लातिन अमेरिकी साहित्यकार हैं, रूसी, चीनी, जापानी, यूरोपीय, अफ्रीकी, सबको पढ़ा और जो मुझे अच्छी लगी कहानियाँ उनका मैंने अनुवाद भी किया अपने हिंदी पाठकों के लिए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की कि सराही भी गई, मेरे अनुवाद को सराहा गया बहुत, तो मुझे अच्छा लगा। ये जो अनुवाद के लिए आपने कहानियां जब आप करते हैं, अनुदित करते हैं कहानियों को, मतलब तो जरा मुझे बताइए कि कुछ लेखक जो हैं जैसे बड़े क्लिष्ट होते हैं, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण, जैसे काफका को पढ़ते समय कई बार पढ़ना पड़ता है, जैसे चाइनीज कहानी को भी पढ़ते समय कई बार फिर से एक बार पढ़ना पड़ता है, मतलब उनका जो अंग्रेजी अनुवाद हम पढ़ते हैं उसकी बात। अनुवाद के बारे में ही पूछ रहे हैं ना कि विदेशी कहानियों का अनुवाद जो है उनके मूल तत्व को बरकरार रखते हुए कैसे करता हूँ, तो हाँ, मैं यही कहूँगा, देखिए जो मूल की आत्मा है, उस आत्मा को, उसकी जो सौंधी खुशबू है, वो अनुवाद में जितनी आई है, कि अंग्रेजी अनुवाद हो गया, मैं तो अंग्रेजी से कर रहा हूँ, अंग्रेजी अनुवाद जितना बढ़िया होगा मेरा अनुवाद भी उतना ही अच्छा होगा, तो उसके ऊपर एक तो निर्भर करेगा। दूसरा, मैं जो मूल कल्चर है, जो संस्कृति है, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको समझ कर, देख कर फिर अनुवाद करने का प्रयास करता हूँ, और बड़ा सरल, सुगम और प्रवाहमयी भाषा में करना चाहता हूँ। बोलचाल की भाषा हो तो और भी अच्छा है, पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो और मेरी अंग्रेजी भगवान की तरह से ठीक ठाक है, तो अंग्रेजी में ही मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स, एमए इंग्लिश वगैरह किया, लेक्चर भी रहा मैं डीएवी जालंधर में अंग्रेजी का ही 2-3 वर्ष, तो अंग्रेजी मेरी अच्छी है, तो इसलिए वो दुरूहता समाप्त हो जाती है उस भाषा के प्रति जो है, या उसके साथ, और फिर सरल भाषा में, मातृभाषा हिंदी, और जाहिर है कि उसमें अच्छी पकड़ जो है हो जाती है। किन लेखकों का अनुवाद करते समय आपको कठिनाई महसूस हुई? सर, ऐसा विशेष तो कठिनाई मुझे किसी भी लेखक के अनुवाद में लगी नहीं। जो कुछ अनुवाद मुझे लगता है कि अंग्रेजी में उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई जरूर, लेकिन मैंने एंजॉय किया हमेशा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी लेखक का अनुवाद करना, और अगर कठिन भी हो तो चैलेंज के रूप में लेता हूँ, और उस पर विजय प्राप्त करके बहुत मजा आता है मुझे। तो मुझे लगता है कि उसको जो है करके एक अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। मैं अपने दिल की बात एक कहना यहाँ चाहता हूँ, और अपने दोस्तों को भी मंच पर इस पर, कि कुछ पत्रिकाएं जो मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ या विरले ही पढ़ता हूँ, उसको मैंने पलट के देखा, और आपका अनुवाद है उसमें, तो मैं उस पत्रिका को जरूर ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पत्रिका में और कुछ हो ना हो, सुशांत जी ने जो अनुवाद किया है उससे मुझे सारा कुछ वसूल हो जाएगा। अरे बहुत शुक्रिया। ऐसी बस कोशिश रहती है कि अच्छा काम करें, सराहे जाते तो और अच्छा लगता है, अपना जो है तो बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, एक अभी आपने बताया कि जैसे आप जब पढ़ रहे थे तभी आपने कविताएं लिखना शुरू कर दी, और बताइए, जैसे कॉलेज के समय से शायद, तो पढ़ने का शौक? मेरा जन्म तो पटना बिहार का है, लेकिन पंजाब में पला बड़ा हूँ, अमृतसर में, 10 साल की उम्र से लेके और जवानी तक। अच्छा, तो ये भी थोड़ा बताइए कि पटना से पंजाब तक की यात्रा कैसे, मतलब किन कारणों से? असल में मेरे पिता जो हैं डॉक्टर पांडे शशिभूषण शीतांशु, तो वो वरिष्ठ आलोचक है हिंदी के, और प्राध्यापक भी वो रहे हैं आजीवन। तो वो पहले मुंगेर में थे, भागलपुर में थे, वहाँ टीएनबी कॉलेज में, फिर वहाँ से वो जीएनडी यूनिवर्सिटी, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वो अमृतसर में चले आए। 1978 में मैं 10 वर्ष का था, तो तब से मैं अमृतसर चला आया, फिर वहीं पर पला बढ़ा और पंजाबी भाषा सीखी, उनके संस्कृति और साहित्य से अवगत हुआ। तो मेरी जवानी भी वहीं गुजरी, और बाद में जॉब के लिए मैं दिल्ली आ गया। तो आना तो इस तरह से हुआ मेरा। ये
जैसे पठन पाठन का जो शौक है, मतलब जो पढ़ने का शौक है, ये आपके पिताजी के थ्रू आया कि आपने भी इसमें? बिल्कुल, बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी थी उनकी, है अभी है, अमृतसर में ही रहते हैं वो, तो मैं आता जाता रहता हूँ। और वो उनकी लाइब्रेरी में मैं जब छोटा था, चौथी पांचवी जमात में होता था, कभी मैं चला जाता था। कोई भी किताब जो लोग MA और BA वगैरह में पढ़ते थे, मोहन राकेश की निकाल ली, कभी निर्मल वर्मा की निकाल ली, कभी कमलेश्वर जी की निकाल ली, ये सब किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। तो बचपन से फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, दोबारा पढ़ा, फिर और बड़ा हुआ, तिबारा पढ़ा। तो जो पहले समझ नहीं आया बाद में आया, उसके बाद आया। तो इस तरह से घर की लाइब्रेरी सबसे पहले जो है, और पिताजी तो थे ही शिक्षा देने के लिए, तो इस तरह से जो है मुझे लगता है कि बढ़िया रहा। ये जैसे आमतौर पे होता है, जब आदमी खुद लेखक हो गया, खुद कवि होता है, जी सर, तो वो अनुवाद में बहुत कम समय देता है, मतलब अनुवाद करना बहुत कम चाहता है, क्योंकि वो उसे अपनी जो अपना स्किल है लिखने का, अपनी जो विधा है, उसी को वो रिच करना चाहता है। ये आपके दिमाग में जो अनुवाद करने की जो बात आई, इसके पीछे मूल कारण क्या था? सर, मूल रूप से मैंने देखा कि विदेशी साहित्य भी बड़ा समृद्ध है, और अलग अलग शैली में, अलग अलग शिल्प में, अलग अलग कथा वस्तु को लेकर के जो है बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही हैं। लातिन अमेरिकी देशों में है, चीनी है, जापानी है, यूरोपीय हैं, तो काफ्का है, कामू है वगैरह। तो मुझे लगा कि ये तो अगर मैं ला सकता हूँ हिंदी पाठकों के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। बल्कि मैं प्रभावित हुआ, जिन कहानियों से मैं प्रभावित हुआ उनका मैंने अनुवाद करने का प्रयास किया। तो मूल रूप से यही रहा कि कोई प्रभाव छोड़ा उन्होंने, मेन बात यही थी। मतलब आपके ऊपर प्रभाव पड़ा तो आपने सोचा इसे हिंदी पाठकों के पास भी पहुंचाना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मेरा प्रयास ये रहता है। जब भी कोई अच्छी कहानी पढ़ता हूँ, मुराकामी की कहानी मैंने पढ़ी, द सेवंथ मैन, वो इतनी बढ़िया कहानी लगी मुझे। वो कथा वस्तु, शिल्प, हर चीज जो है उसकी, तो उसका मैंने अनुवाद किया। फिर मैंने रोसा हैं हमारे, ये जो लातिन अमेरिकी कथाकार हैं, तो उनकी थर्ड बैंक ऑफ द रिवर पढ़ी, नदी का तीसरा किनारा। तो उसने हिला दिया मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत बेजोड़ कहानी है, इसको तो करने की ज़रूरत है, हिंदी में लाने की ज़रूरत है। इसी तरह से जितनी कहानियाँ मैं देखता हूँ कि अच्छी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनका अनुवाद करूँ। और जैसे मैंने बताया कि भगवान की दया से हिंदी, मेरी अंग्रेजी ठीक ठाक है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, अर्थ समझने में दिक्कत नहीं होती, तो संप्रेषण भी हो जाता है सरल भाषा में। इससे आपका जो लेखन है, मतलब खुद का जो लेखन है, कविताएं और कहानियां जो आप लिखते, इसमें अनुवाद से इसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती? नहीं, कोई बाधा नहीं होती। शुरुआती दौर में मैं खुद अपने लेखन पर ही मैं व्यस्त था, तो कहानियां बहुत लिख रहा था, कविताएं लिखता रहता था। अब अनुवाद ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कहानियां, कविताएं भी लिखता रहता हूँ बीच में। वो सर एक ऐसा साइकिल है कि वो खुद ब खुद आती है चीजें, तो पढ़ता रहता हूँ। जितना पढ़ता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। फिर उससे कोई विचार उत्पन्न होता है, और उससे कुछ जो है कथा बन जाती है, कविताएं निकल आती हैं। तो जितने मुझे लगता है कि जितने बढ़िया राइटर्स हैं, लेखक हैं हमारे विश्व में, भारतीय भी और विश्व में भी, उनको जब आप पढ़ेंगे तो आप जरूर उनसे जो है प्रभावित होंगे उनसे, और नेचुरली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, क्योंकि सभी साहित्यकार श्रृंखला की कड़ियाँ होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मेरा मानना है कि समृद्ध करते हैं एक दूसरे। अच्छा, मुझे आपको लगता है कि उससे आपका लेखन भी समृद्ध होता है? मेरा लेखन भी समृद्ध होता है, बाकायदा जरूर होता है, क्यों नहीं। अच्छा, एक सवाल है, ये मेरे मन में अचानक अभी आ गया है कि क्या विदेशी कविताओं का भी अनुवाद किया है आपने? सर, कविताएं पढ़ता हूँ, मुझे पसंद हैं। जैसे शिम्बोर्स्का है, ज़िन्योव हर्बर्ट है, इस तरह के पॉलिश कवियों को बहुत पढ़ा है मैंने, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैंने अभी तक कविताओं का अनुवाद नहीं किया है, और इस दिशा में मैंने प्रयास नहीं किया। मैं कहानियों का अनुवाद करके ही खुश हूँ, और उसमें जो है मुझे लगता है कि थोड़ी महारत हासिल कर लिए।
नहीं नहीं, ठीक भी है। मतलब ये है कि वो तो अभिरुचि का मामला है। मेन चीज तो ये है कि जो आपको अच्छा लगता है वही आप लोगों को देना चाहते हैं। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपकी कविताएं पढ़ी हैं और छोटी छोटी कविताएं होती हैं और बड़ी जबरदस्त होती हैं और कम शब्दों में भी आप बात कन्वे कर लेते हैं। बल्कि आपकी कहानियां मैंने पढ़ी हैं और आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने एक कहानी आपकी कहानी संग्रह मेरे हाथ लग गया था, गौरतलब कहानियां। जी जी। तो क्योंकि मेरे पास तो अनुवाद की लगभग सारी किताबें आपकी हैं मेरे पास, क्योंकि अगर मैं पुस्तक मेला में नहीं भी गया हूँ तो मैंने मंगवा लिया है उसे। अरे जरा लेकिन वो जो आपका जो संग्रह है गौरतलब कहानियां मैंने पढ़ी और कुछ कहानियां मतलब इतनी शानदार मुझे लगी कि आप ताज्जुब करेंगे कि वो मेरे ख्याल से 2 दिन में मैंने पूरा संग्रह खत्म कर दिया और मेरे दिमाग में कहानियां घुसती। मैं सोचता रहा कि इस पर मैं कुछ लिखूंगा भी, अब थोड़ा व्यस्तता के बाद, लेकिन मैं लिखूंगा जरूर, क्योंकि मैंने 1-2 जगह जिक्र भी किया था। बहुत शुक्रिया। सुशांत जी को अनुवादक के इतर भी एक कहानीकार के रूप में भी देखा जाना चाहिए और एक कवि के रूप में भी देखा। हाँ, मेरे प्रतिनिधि संग्रह है 1-2, मेरी कहानी संग्रह मेरा जो है वो दलदल करके है, तो वो बहुत सराहा भी गया था इस कहानी में। ये दलदल कहानी संग्रह है, तो ये संग्रह ये आया है यहाँ से, अपना जो अंतिका प्रकाशन है गौरीनाथ जी, वहां से आया है। तो मैं आग्रह करूंगा आप पढ़ें इसको, गौरीनाथ वाला। हाँ, गौरीनाथ जी से। हाँ, गौरीनाथ दलदल लेकर के पढ़ें। और ये मेरा प्रतिनिधि संग्रह मैं मानता हूँ इसको, और कविताओं का मेरा संग्रह है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। इस रूट की सभी, ये भी गौरीनाथ जी के यहाँ से ही आया, अंतिका प्रकाशन से। तो इसको भी पढ़ेंगे तो मेरी काव्य यात्रा और मेरी कथा यात्रा को समझने में आसानी होती है। एक हमारी मित्र हैं और मुझे बहुत स्नेह देती हैं, मीता दास जी। वो भी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करती हैं। वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि आपकी कहानी छोटी होती है लेकिन बहुत जबरदस्त होती है। उन्होंने आपकी कहानी बदबू का जिक्र उन्होंने किया है। जी जी। इसका उर्दू में अनुवाद हुआ था, पाकिस्तानी रसाले में छपा था ये, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले। जी जी। आपकी खुद की भी कविताओं का और बताना चाहूँगा, मेरी जो कहानियां हैं उनके तो कई भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, कहानियों के, कविताओं के। और ये बताना चाहूँगा मैं सभी श्रोताओं को, पाठकों को, सबको, जो मेरी कहानियां हैं वो महाराष्ट्र में कक्षा 9 में कहानी पढ़ाई जा रही है। खिला हुआ आदमी कक्षा 10 में, तो महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड में कहानी पढ़ाई जा रही है। खोया हुआ आदमी, फिर हरियाणा और मध्य प्रदेश में कक्षा 7 में पिता के नाम में कहानी पढ़ाई जा रही है। पुणे विश्वविद्यालय के BA 2य वर्ष में जो मेरी कविताएं हैं कुछ, वो पढ़ाई जा रही हैं। और कलडी कोच्चि विश्वविद्यालय कोई है, वहाँ गांधी स्टडीज, उसमें हेराम कहानी MA में पढ़ाई जा रही है वहाँ। तो इस तरह, और कोई शोध वगैरह भी हो रहा है कुछ, जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, गुरु नानक विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय वगैरह में तो शोध कार्य भी हो रहा है। तो बस थोड़ा बहुत यूँ ही काम चल रहा है। और कई भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं, मतलब लगभग मैं कहूँगा कि ज्यादातर भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। अंग्रेजी में भी हुए हैं, हिंदी में भी, हिंदी में तो है ही है। ये एक लेखक के लिए बड़े सम्मान की बात होती है कि उसकी कहानियां लोग पढ़ते हैं और उसका फिर अनुवाद भी करते हैं। वैसे भी आपको सम्मान मिल चुका है, वो कमलेश्वर स्मृति सम्मान आपको मिला है। कहानी प्रतियोगिता में लगातार आप 2 बार प्रथम आए हुए हैं। storytelling.com प्रतियोगिता में कहानी आपकी पुरस्कृत हुई है। साहित्य सभा कैथल द्वारा आप सम्मानित भी किए गए हैं। तो ये बताइए कि एक मित्रवत बात, इतना सारा सम्मान और इतना सारा नाम जो आपको मिल रहा है, आपको कैसा महसूस होता है? सर, मुझे बड़ी ह्यूमिलिटी होती है, हम्बल बनाता है, क्योंकि जिन वृक्षों पर फल आ जाते हैं वो झुक जाते हैं। मेरा तो यही मानना है, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि सम्मान हमारे कर्म के लिए है।
तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहा जा रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा कहा जाएगा, तो उसको स्वीकार करना चाहिए जिस भाव से और ग्रहण करना चाहिए। मुझे यही लगता है कि सम्मान लेखन का हो रहा है तो अच्छी बात है। आपके संग्रह में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, वो टिड्डी, नाम पूरा मुझे याद नहीं, वो टिड्डियों के ऊपर था। हाँ, जो गौरतलब कहानियों में हमला है, हमला। देखिए, मैं वो मार्केज को बहुत पढ़ रहा था। तो मार्केज जैसे विश्व स्तर के लेखक को आप पढ़ेंगे तो कुछ आपका लेखन जो है वो तो कुछ उसमें पड़ेगा फर्क। तो उनको पढ़ते पढ़ते विचार आया रन में, और ये कहानी इसका जन्म, वो एक जबरदस्त कहानी है। क्योंकि वो दरअसल क्या होता है कि जो लेखक, क्योंकि मैं भी लिखता रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि लेखक का ध्यान कई बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ तो चला जाता है लेकिन छोटी चीजों की तरफ बहुत कम जाता है, और छोटी चीजों के सहारे अगर कहानी बुनी जाए तो बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये तो हमारी बातचीत का जो सिलसिला था, हम यहाँ पर रोक करके आपकी एक कहानी और कुछ कविताएं सुनना चाहेंगे। आप ये पहले बताइए कि आप पहले कहानी सुनाएंगे कि पहले कविताएं सुनाएंगे? सर, पहले आप जैसा आप कहेंगे। कविताएं अगर सुनना चाहते हैं तो छोटी छोटी कुछ कविताएं सुना दूंगा। चलिए ठीक है, आप पहले कविताएं सुना दीजिए, बाद में आप कहानी सुनना चाहें तो कहानी सुना दूं, जैसा आप कहें सर। पहले कविताएं, इसमें आप, हाँ पहले आप कविताएं सुनाइए। ठीक है सर। तो मैं अपनी कुछ कविताएं सुनाता हूँ, आप बताइए। एक कविता है मासूमियत। बोलिए। मीता दास जी ने कहा है कि उन्होंने हमला कहानी पढ़ी नहीं, वो कह रहे हैं सुशांत जी इसको मेल कर दीजिएगा। तो मीता दास जी मुझे मेल कर दीजिएगा, मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए तो मैं कर दूं। चलिए मैं उनसे लेकर दे दूंगा आपको। हाँ। या आप वो खुद कर देंगे आप? ईमेल आईडी अगर अब आप कविताएं सुनिए। तो मेरी पहली कविता है मासूमियत। मैंने अपनी बालकनी के गमले में वयस्क आंखें बो दी, वहां कोई फूल नहीं निकला, किंतु मेरे घर की सारी निजता भंग हो गई। मैंने अपनी बालकनी के गमले में वयस्क हाथ बो दिए, वहां कोई फूल नहीं निकला, किंतु मेरे घर के सारे सामान चोरी होने लगे। मैंने अपनी बालकनी के गमले में वयस्क जीभ बो दी, वहां कोई फूल नहीं निकला, किंतु मेरे घर की सारी शांति खो गई। हार कर मैंने अपनी बालकनी के गमले में एक शिशु मन बो दिया, अब वहां एक सलोना सूरजमुखी खिला हुआ है। अब वहां एक सलोना सूरजमुखी खिला हुआ है। दूसरी कविता है, क्या बात है, शुक्रिया। जो नहीं दिखता दिल्ली से, बहुत कुछ है जो नहीं दिखता दिल्ली से। आकाश को नीलाभ कर रहे पक्षी और पानी को नम बना रही मछलियां नहीं दिखती हैं दिल्ली से। विलुप्त हो रहे विश्वास, चेहरों से मिटती मुस्कानें, दुखों के सैलाब और उम्मीदों की टूटती उल्काएं नहीं दिखती हैं दिल्ली से। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण, संसद भवन के गलियारों और मंत्रालयों की खिड़कियों से कहाँ दिखता है सारा देश। मजदूरों, किसानों के भीतर भरा कोयला और माचिस की तीली से जीवन बुझाते उनके हाथ अब नहीं दिखते हैं दिल्ली से। मगरमच्छ के आंसू जरूर हैं यहाँ, किंतु लुटियन का टीला ओझल कर देता है आंखों से श्रम का खून पसीना और वास्तविक गरीबों का मरना जीना। चीखती हुई चिड़ियां, नुचे हुए पंख, टूटी हुई चूड़ियां और कांपता हुआ अंधेरा नहीं दिखते हैं दिल्ली से। दिल्ली से दिखने के लिए या तो मुंह में जय जयकार होनी चाहिए या फिर आत्मा में धार होनी चाहिए। दिल्ली से दिखने के लिए या तो मुंह में जय जयकार होनी चाहिए या फिर आत्मा में धार होनी चाहिए। अगली कविता है विडंबना। कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, कितनी नदियां हैं फिर भी कितनी प्यास है, कितनी अदालतें हैं फिर भी कितना अन्याय है, कितने ईश्वर हैं फिर भी कितना अधर्म है, कितनी आजादी है फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं हम, फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं।
अगली कविता है विनम्र अनुरोध। जो फूल तोड़ने जा रहे हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें आप अपना यह कार्यक्रम और पहले उस कली से मिल लें, खिलने से ठीक पहले खुशबू के दर्द से छटपटा रही है जो। यह मन के लिए अच्छा है आदत बदलने के लिए कि कुछ भी तोड़ने से पहले हम उसके बनने की पीड़ा को करीब से जान लें, करीब से जान। वाह वाह, शुक्रिया। एक और कविता, कलयुग। एक बार एक कांटे के शरीर में चुभ गया एक नुकीला आदमी। एक बार एक कांटे के शरीर में चुभ गया एक नुकीला आदमी, कांटा दर्द से कराह उठा। बड़ी मुश्किल से उसने आदमी को अपने शरीर से बाहर निकाल कर फेंका, तब जाकर कांटे ने राहत की सांस ली। कलयुग। अगली कविता है अंतर। महंगे विदेशी टाइल्स और सफेद संगमरमर से बना आलीशान मकान ही तुम्हारे लिए घर है, जबकि मैं हवा सा यायावर हूँ। तुम्हारे लिए नरम मुलायम गद्दों पर सो जाना ही घर आना है, जबकि मेरे लिए मैं एक क्षितिज की तलाश में खो जाना ही घर आना है, खो जाना ही घर आना। अगली कविता है नियति। मेरे भीतर एक अंश रावण है, एक अंश राम। मेरे भीतर एक अंश रावण है, एक अंश राम। एक अंश दुर्योधन है, एक अंश युधिष्ठिर। एक अंश दुर्योधन है, एक अंश युधिष्ठिर। जी रहा हूं मैं निरंतर अपने ही भीतर, अपने हिस्से की रामायण, अपने हिस्से का महाभारत। जी रहा हूं मैं निरंतर अपने ही भीतर, अपने हिस्से की रामायण, अपने हिस्से का महाभारत। अगली कविता, इंस्पेक्टर मातादीन के राज में। ये हरिशंकर परसाई जी को समर्पित है। इंस्पेक्टर मातादीन के राज में जिस 10वें व्यक्ति को फांसी हुई वह निर्दोष था। उसका नाम उस 9वें व्यक्ति से मिलता था जिस पर मुकदमा चला था। निर्दोष तो वह 9वां व्यक्ति भी था जिसे 8वें की शिनाख्त पर पकड़ा गया था। उसे 7वें ने फंसाया था जो खुद छठे की गवाही की वजह से मुसीबत में आया था। छठा भी क्या करता, उसके ऊपर उस 5वें का दबाव था जो खुद चौथे का मित्र था। चौथा भी निर्दोष था। तीसरा उसका रिश्तेदार था जिसकी बात वह टाल नहीं पाया था। दूसरा तीसरे का बॉस था, लिहाजा वह भी उसे ना नहीं कह सका था। निर्दोष तो दूसरा भी था, वह उस हत्या का चश्मदीद गवाह था, किंतु उसे पहले ने धमकाया था। पहला व्यक्ति ही असल हत्यारा था। पहला व्यक्ति ही असल हत्यारा था, किंतु पहले के विरुद्ध न कोई गवाह था न सबूत। इसलिए वह कांड करने के बाद भी मदमस्त सांड सा खुला घूम रहा था स्वतंत्र भारत में। इसलिए वह कांड करने के बाद भी मदमस्त सांड सा खुला घूम रहा था स्वतंत्र भारत में। अगली कविता है कैसा समय है यह। कैसा समय है यह जब हल कोई चला रहा है, ईंट गारा अन्न और खेत किसी का है। ईंट गारा कोई ढो रहा है, इमारत किसी की है, काम कोई कर रहा है, नाम किसी का है। कैसा समय है यह जब भेड़ियों ने हथिया ली हैं सारी मशालें और हम निहत्थे खड़े हैं। कैसा समय है यह जब भेड़ियों ने हथिया ली हैं सारी मशालें और हम निहत्थे खड़े हैं। कैसा समय है यह जब भरी दोपहरी में अंधेरा है, जब भीतर भरा है एक अकुलाया शोर, जब अयोध्या से बामियान तक, इराक से अफगानिस्तान तक पौने लोग डाल रहे हैं लंबी परछाइयां। पौने लोग डाल रहे हैं लंबी परछाइयां। एक और कविता, कबीर। एक दिन आप घर से बाहर निकलेंगे और सड़क किनारे फुटपाथ पर चिथड़ों में लिपटा बैठा होगा कबीर। एक दिन आप घर से बाहर निकलेंगे और सड़क किनारे फुटपाथ पर चिथड़ों में लिपटा बैठा होगा कबीर। भाईजान, आप इस युग में कैसे? यदि आप उसे पहचान कर पूछेंगे उससे तो वह शायद मध्यकाल में पाई जाने वाली आजकल खो गई उजली हंसी हंसेगा। उसके हाथों में पड़ा होगा किसी फटे हुए अखबार का टुकड़ा जिसमें बची हुई होगी एक बासी रोटी। वह अखबार के उसी टुकड़े पर छपी दंगे फसादों की दर्दनाक खबरें पढ़ेगा और बिलख बिलख कर रो देगा, बिलख बिलख कर रो देगा। कबीर। वाह वाह। सर, एक हास्य व्यंग्य कथा है।
तो मैं चाह रहा था कि उससे आप सबको को रूबरू कराऊं। कहानी का नाम है दुमदार जी की दुम। आज मैं आपको एक विश्व प्रसिद्ध दुम की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी किसी ऐरे गहरे व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी दुमदार जी की है। दुमदार जी का असली नाम कोई नहीं जानता। बचपन से ही दुमदार जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। चमचागिरी, चापलूसी, चाटुकारिता और मक्खन लगाने में उनका कोई सानी नहीं था। हैरानी की बात यह है कि उनके पिता बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ स्कूल मास्टर थे, जो दुम हिलाने को पाप समझते थे। ऐसे परिवार में पैदा होकर भी दुमदार जी ने हिम्मत नहीं हारी। दुम हिलाने की कला उन्हें विरासत में नहीं मिली थी, यह कला उनकी जीन्स में नहीं थी, उनकी आनुवंशिकी इससे वंचित थी। लेकिन उन्होंने इस अड़चन को अपनी सफलता की राह में आने नहीं दिया, रुकावट नहीं बनने दिया। अपने परिवेश और समाज से निरंतर शिक्षा ग्रहण करते हुए अंत में वे इतने बड़े दुमबाज बन गए कि लोगों ने उनका नाम ही दुमदार जी रख दिया। इस लिहाज से दुमबाजी में वे एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे। दुमदार जी प्रागैतिहासिक काल में पूर्वजों के पास पाई जाने वाली अपनी विलुप्त पूंछ हिलाने में माहिर थे। दुम हिलाने को फूहड़ सड़क छापने के टुच्चे स्तर से उठाकर उसे ललित कला के स्तर तक पहुंचाने में श्री दुमदार जी का अद्भुत योगदान बुलाया नहीं जा सकता। अखिल भारतीय दुमदार महासभा के पहले अधिवेशन में उनका ऐतिहासिक भाषण मील का पत्थर साबित हुआ। दुनिया के दुमबाजों एक हो जाओ और दुम नहीं तो दम नहीं जैसी उनकी उक्तियां लोकप्रिय उदाहरण बन गए। सफलतापूर्वक दुम कैसे हिलाएं शीर्षक वाली उनकी पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे नेशनल बेस्टसेलर की संज्ञा दी गई। इस पुस्तक के कई संस्करण निकले और दर्जनों भाषाओं में अनुदित होकर इसकी करोड़ों प्रतियां दी। लेकिन यह तो बात की बात है। इसकी शुरुआत कैसे हुई वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक रात दुमदार जी सोने गए। सुबह उठने पर उन्होंने पाया कि उनकी दुम निकल आई है। यह खबर दुमबाजों के बीच हिलती पूंछ सी फैली। इसे कुदरत का करिश्मा और भगवान का वरदान माना गया। इस महान दुम के दर्शन के लिए अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों को आपस में यह कहते हुए सुना गया, जरूर दुमदार जी ने पूर्व जन्म में दुमबाजी के अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए भगवान दुमश्री महाराज ने उन्हें यह फल दिया है। इस तरह देखते ही देखते दुमदार जी जग प्रसिद्ध हो गए। शोहरत के साथ सम्मान और धन भी आया। दुमदार जी के दिन फिर गए। इतिहास में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जब किसी आदमी की दुम निकल आई हो। लिहाजा अरबों में एक होने की वजह से दुमदार जी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो गए। उनकी महान दुम को राष्ट्रीय धरोहर की संज्ञा दी गई। उन्हें अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दुमदार जी को दुम विभूषण की उपाधि देने की घोषणा की। विपक्ष के नेता भला क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दुमदार जी को दुम केसरी की उपाधि से नवाजा। राष्ट्रपति जी ने भी राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में महामहिम दुमदार जी को देश के सर्वोच्च सम्मान दुम रत्न से अलंकृत किया। दुम रत्न दुमदार जी अमर रहें के नारों से आकाश गूंज उठा। दुमदार जी की हिलती हुई दुम की ख्याति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। सरकारी खर्चे पर करोड़ों रुपयों में उनकी दुम का बीमा कराया गया। उनकी दुम की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जांबाज कमांडो नियुक्त किए गए। यूनिसेफ ने उन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर बना लिया। दुमदार जी की दुम को दुनिया का 8वां आश्चर्य माना गया। विदेशी शासनाध्यक्षों के भारत आगमन पर दुमदार जी का मिलना उनसे उनके कार्यक्रम का अभिन्न भाग बन गया। हालांकि कुछ लोग जरूर दबी जुबान से दुमदार जी को दुम को ईश्वर का दंड या दैवी प्रकोप बताते थे, पर ऐसे लोग केवल मुट्ठी भर थे। इन्हें विदेशी एजेंट और राष्ट्रद्रोही कहा जाता था। एक बार दुमदार जी की महान दुम को चोट लग गई। पूरा राष्ट्र हतप्रभ रह गया। लोग स्तब्ध और शोकाकुल थे। इसे दुमदार जी के विरोधियों का षड्यंत्र माना गया। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में दुमदार जी की दुम की सलामती के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं तथा नमाज पढ़ी गई। जगह जगह हवन और यज्ञ किए गए। करोड़ों लोग दुमदार जी की दुम की सलामती का समाचार पाने के लिए रेडियो और टीवी से 24 घंटे चिपके रहे। फेसबुक और ट्विटर पर भी लोगों ने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। दुमदार जी की दुम की सलामती का समाचार आते ही जनता में हर्ष की अपार लहर दौड़ गई। जगह जगह मिठाइयां बांटी गईं और पटाखे चलाए गए। उस रात हुई जबरदस्त आतिशबाजी के आगे दिवाली की रात हुई आतिशबाजी भी फीकी लगने लगी।
लिम्का बुक वालों ने तो पहले ही दुमदार जी की महान दुम का उल्लेख अपनी रिकॉर्ड बुक में कर लिया था। अब गिनेस बुक वालों ने भी दुमदार जी का नाम अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर लिया। देखते ही देखते दुमदार जी पूरे राष्ट्र के लिए आदर्श, अनुकरणीय, श्रद्धेय और प्रतिमान बन गए। पूरा राष्ट्र प्रागैतिहासिक काल में पूर्वजों के पास पाई जाने वाली अपनी अपनी विलुप्त पूंछें हिलाने लगा। जो दुमहीन थे वे मिसफिट थे। समाज में दुम हिलाना सफलता की कुंजी थी, बल्कि दुम हिलाना हमारा राष्ट्रीय खेल बन गया। यदि दुम हिलाने की प्रतियोगिता को ओलंपिक खेलों में शामिल कर दिया जाता तो हम अवश्य ही इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत जाते। उद्योग, व्यापार, शिक्षा जगत, खेल कूद, हर जगह दुमबाजी का बोलबाला था। जो व्यक्ति अपनी विलुप्त पूंछ हिलाना नहीं जानता था वह सफलता की दौड़ में सबसे पिछड़ जाता था। यह दुम हिलाने वाले चमचों, चाटुकारों, चापलूसों और मक्खनबाजों का जमाना था। कोई बॉस की कृपा दृष्टि पाने के लिए दुम हिला रहा था, कोई पदोन्नति पाने के लिए दुम हिला रहा था, कोई सहयोगियों की जड़ काटने के लिए दुम हिला रहा था, कोई सत्ता के शीर्ष पर बैठने के लिए दुम हिला रहा था। किसी भी तरह सफल होने और दूसरों से आगे बढ़ने के लिए लोग थूक कर चाट रहे थे। बाप को गधा और गधे को बाप बता रहे थे। हिलती हुई दुमें ऑफिस और व्यापार चला रही थी। लोग इतना ज्यादा दुम हिला रहे थे कि भरी जवानी में शरीर से झुकते जा रहे थे। एक जमाने में दुमदार जी मेरे सहयोगी थे। वे मेरे ही ऑफिस में काम करते थे। तब वे एक महान दुमबाज के रूप में जनसाधारण के मन में स्थापित नहीं हुए थे। अक्सर वे मेरे आगे पीछे भी दुम हिलाते रहते थे, क्योंकि उनके कई काम मेरे पास फंसे पड़े थे। बॉस के साथ मेरे संबंध अच्छे थे, इस कारण से भी दुमदार जी मेरी चापलूसी में जुटे रहते थे। समय बदला, बॉस का स्थानांतरण हो गया, नया बॉस आ गया। दुमदार जी के मुझसे सारे काम निकल गए। फिर मैं कौन और तू कौन। दुमदार जी ने मेरी ओर झांकना भी बंद कर दिया। उनके इस व्यवहार से मुझे ठेस पहुंची। मैंने दो एक लोगों से इसका जिक्र किया। इस पर वे हंसकर बोले, आप तो बिल्कुल दुमहीन व्यक्ति हैं। अरे दुमदार जी ने जो आपके साथ किया इसी को तो दुमबाजी कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि दुमबाजी का जमाना था। पूरा देश दुमदार जी की हिलती हुई महान दुम पर फिदा था। चमचे और चापलूस इतराए नहीं समा रहे थे, फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे। ऐसे माहौल में सरकार ने दुमदार जी की महान दुम के सम्मान में 5, 10 और 15 रुपयों के सुगंधित डाक टिकट जारी किए, जिनमें दुमदार जी की दुम को कई मुद्राओं में दिखाया गया। साथ ही दुमदार जी की महान दुम के सम्मान में विशेष सिक्के भी जारी किए, जिन पर उनकी दुम की मनोहर छवि अंकित थी। रिजर्व बैंक के नोटों पर भी सम्मानित दुम के चित्र छपने लगे। दुमदार जी के चमचों ने उनके सम्मान में विश्व का सबसे विशाल मंदिर बनवाया, जिसमें लाखों लोगों की मौजूदगी में दुमदार जी की एक दुमकद प्रतिमा स्थापित की गई। वहां रोज सुबह शाम पूजा अर्चना और आरती होने लगी। देखते ही देखते उस मंदिर में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ने लगा और कुछ ही समय में दुमदार स्वामी मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे ने तिरुपति के मंदिर को भी पीछे छोड़ दिया। दुमदार जी के शिष्यों ने उनकी महान दुम के सम्मान में दुम चालीसा और दुम पचासा लिख डाली। देश के तमाम कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार और चित्रकार दुमदार जी की महान दुम के महिमा मंडन की नदी में स्नान करने लगे। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। इस तरह पूरे राष्ट्र का माहौल दुममय हो गया। हर व्यक्ति दुम छल्ला बनकर घूमने लगा। दुमदार जी की महान दुम स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम का विषय बन गई। यहाँ दिमाग से नहीं दिमाग से शिक्षा दी जाने लगी। परीक्षाओं में दुमदार जी और उनकी महान दुम के बारे में प्रश्न पूछे जाने लगे। बताओ दुमदार जी ने पहली बार तुम हिलाना कब सीखा? तुम हिलाने के क्या लाभ हैं? उदाहरण सहित बताओ। तुम चालीसा और तुम पचासा के लेखकों के नाम बताओ तथा इन पुस्तकों से कुछ पंक्तियां उद्धृत करो। दुमदार जी एक सेल्फ मेड व्यक्ति हैं, इस पर टिप्पणी लिखो। दुमदार जी ने दुम हिलाने की कला को फूहड़ सड़क छापने के तुच्छे स्तर से उठाकर उसे ललित कला के स्तर पर पहुंचाया। इस विषय पर एक लेख लिखो वगैरह। दुमदार जी की महान दुम के सम्मान में विश्वविद्यालयों में दुमपीठों की स्थापना हो गई। यहाँ छात्रों को इस विषय पर एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां प्रदान की जाने लगी। कई विद्वानों ने इस विषय पर डीलिट की डिग्री भी अर्जित की। बीए और एमए स्तर के दुमदार जी की महान दुम को विषय के रूप में पढ़ने पर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी जाने लगी। सरकार ने दुम हिलाने के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय दुम आयोग का गठन किया। इसे कानूनी दर्जा देने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय दुम हिलाओ अधिकार संरक्षण विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया, जहां इसे दुम मत से पारित भी कर दिया गया। सरकार ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में देश में दुम तंत्र को सुदृढ़ करने का अपना संकल्प दोहराया। सभी दल इस बात पर एकमत थे। कई वरिष्ठ फिल्म निर्देशकों ने कई भाषाओं में दुमबाजी पर कई अच्छी फिल्में बनाई, जिन्हें बाद में दुम साहब मालके सम्मान भी मिला। इन फिल्मों में दिखाई जाने वाली दुमगिरी जनता में बेहद लोकप्रिय हुई।
दुमबाजी के नए नए हथकंडों को जन जन तक पहुंचाने में इन फिल्मों का अभूतपूर्व योगदान है। इनमें से कई फिल्मों में दुमदार जी ने बतौर नायक काम किया। बाजार में दुमदार जी के दुम्मे व्यक्तित्व और उनकी महान दुम का महिमा मंडन करने वाली पुस्तकों, सीडी और कैसेटों की बाढ़ आ गई। दुमों के सम्मान में आरती और भजन गाए जाने लगे। हमको दुम की शक्ति देना, दुम विजय करें, दूसरों की दुम से पहले अपनी दुम की जय करें। एक समानांतर अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आ गई जो पूरी तरह से दुमदार जी और उनकी महान दुम पर टिकी हुई थी। दुमदार जी की हिलती महान दुम से प्रेरित होकर देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक गहन शोध और अनुसंधान में लग गए ताकि वे जान सकें कि मनुष्यों में दुमों को दोबारा कैसे उगाया जाए। कई नए नारों का जन्म हो गया, जैसे गर्व से कहो कि हम दुमदार हैं। टीवी पर नए नए तरह के विज्ञापन आने लगे, जैसे भला उसकी हिलती हुई दुम आपकी हिलती हुई दुम से तेज कैसे, अपनी दुम को तेजी से लाने के लिए आज ही लीजिए दुमदार चूरन, दुमदार चूरन। पूरे राष्ट्र का आलम यह हो गया कि लोगों को जिनसे अपना काम निकलवाना होता वे उनके पजामों में नाड़ों की तरफ प्रवेश कर जाते। लोग अपना काम निकालने के लिए डोरमैट बन जाते, दूसरों के पैरों की चप्पल बन जाते, जूते बन जाते। काम निकलते ही ऐसे दुमदार लोग दूसरों को ठेंगा दिखा देते। हर सभ्यता और संस्कृति किसी न किसी समय अपने उत्कर्ष पर होती है। इस समय दुमबाजी की सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इस दुम्मे माहौल में दुमदार जी मुस्कुराते तो बसंत आ जाता था, दुमदार जी उदास होते थे तो पतझड़ आ जाता था, दुमदार जी खांसते थे तो आंधी आ जाती थी, दुमदार जी चीखते थे तो भूचाल आ जाता था, दुमदार जी रोते थे तो नदियों में बाढ़ आ जाती थी, दुमदार जी हंसते थे तो मोर नाचने लगते थे, दुमदार जी नाराज होते थे तो बादल गरज उठते थे। दुमदार जी जिस ओर अपनी विश्व प्रसिद्ध महान दुम हिलाते हुए चल देते वही रास्ता बन जाता था। वे जिस ओर से अपनी दुम वापस खींच लेते थे वह जगह बंजर हो जाती थी। इस दुम में माहौल में सरकार ने नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति से सिफारिश की कि हर व्यक्ति के लिए पूंछ हिलाने को लोकप्रिय, सरल और सुगम बनाने में श्री दुमदार जी के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाए। इससे स्वयं नोबेल पुरस्कार का सम्मान बढ़ता। दुमदार जी से प्रेरणा लेकर अब दुम हिलाना लघु और कुटीर उद्योग बनता जा रहा था। देश के घर घर में अब दुम क्रांति आ रही थी। इंसानों द्वारा अपनी अदृश्य दुम को हिलाने के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे थे। यह बात साबित हो चुकी थी। दुम हिलाने में देशवासी पूरी दुनिया में सबसे आगे थे। यह देश के लिए गौरव की बात थी। एक बार दुमदार जी को शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल ने अपने वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। वहां छात्र छात्राएं दुमदार जी की महान दुम को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। इस मौके पर दुमदार जी ने एक जोरदार भाषण दिया। प्यारे बच्चों, दुमबाजी की राह एक बेहद कठिन राह है, लेकिन यदि आपके भीतर चमचागिरी, चापलूसी और चाटुकारिता के बीज हैं तो आपको एक सफल मक्खनबाज बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेरा उदाहरण लीजिए। मेरे पिता एक सीधे साधे ईमानदार स्कूल मास्टर थे। वे किसी के सामने पूंछ हिलाने को पाप समझते थे। मैं ऐसे बेकार खानदान में पैदा हुआ, किंतु मैंने विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे भीतर दुमबाज बनने की ललक थी। मैं पूरी निष्ठा से पूंछ हिलाने के सम्मानित काम में लगा रहा। अपने पिता के बेकार मूल्यों के विरुद्ध जाकर मैंने दुमबाजी का मार्ग चुना। हालांकि इस बात पर मेरे पिता मुझसे नाराज भी हुए, पर मैंने दुमबाजी जैसे महान कार्य के लिए पिता के साथ अपने संबंधों की परवाह भी नहीं की। मेरे पिता को आउटडेटेड आइडियलिज्म के कीड़े ने काट रखा था। वे नहीं सुधर सकते थे, लिहाजा मैंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। दिन रात दुम हिला हिला कर और जुगाड़ का सहारा ले लेकर मैं आगे बढ़ा। आप भी मेरी तरह अवसरवादी बनिए, दुम हिलाइए और नाम कमाइए। बच्चे दुमदार जी की महान दुम से अभिभूत थे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था कि अचानक अनर्थ हो गया। जैसे ही दुमदार जी अपना भाषण देकर स्कूल के सभागार से बाहर निकले, यह दुर्घटना हो गई। पलक झपकते ही यह कांड हो गया। कुछ लोग इसके लिए दुमदार जी के विरोधियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि दुमदार जी के विरोधियों ने ही 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों को रुपए पैसे देकर उनसे यह काम करवाया। हालांकि दुमदार जी के विरोधी इस बात का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि उनका इस घटना से कुछ भी लेना देना नहीं। सच्चाई चाहे जो भी हो, जो अनर्थ होना था हो गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, जो अनर्थ होना था हो गया। हुआ यह कि जैसे ही दुमदार जी समारोह खत्म होने के बाद सभागार से बाहर निकले, 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों ने उनकी दुम पकड़कर उसे जोर से खींच लिया और वह महान विश्व प्रसिद्ध दुम दुमदार जी के शरीर से निकलकर उन लड़कों के हाथों में आ गई। सब सन्न रह गए। हे राम, यह क्या हो गया? और तब जाकर यह राज खुला कि इतने वर्षों से दुमदार जी एक विशेष प्रकार की रबड़ की नकली दुम लगाए घूम रहे थे और पूरे विश्व को ठग रहे थे।
फिर क्या था, पूरे देश में कोहराम मच गया। सदमे की अवस्था में कई लोगों ने आत्मदाह कर लिया, कई जगह आगजनी और तोड़फोड़ हुई, पूरा देश हिल गया। यह तो होना ही था। जब भी कोई बड़ी दुम गिरती है धरती हिलती है, जब भी कोई बड़ी दुम गिरती है धरती हिलती है। दुमदार जी के विरोधियों ने कहा, हमें तो पहले ही पता था कि दुमदार जी के शरीर पर दुम निकल आने का यह पूरा प्रकरण एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस पूरे शोर शराबे में उस व्यक्ति की बात अनसुनी कर दी गई जिसने एक टीवी चैनल के लिए दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा था, दुम तो सभी चाटुकारों, चापलूसों और चमचों की होती है, पर वह अदृश्य रहती है। दुम तो सभी चाटुकारों, चापलूसों और चमचों की होती है, पर वह अदृश्य रहती है, दिखाई नहीं देती। दुमदार जी के शरीर पर दुम का साक्षात निकलना तो उस अदृश्य दुम का प्रकटीकरण मात्र था। दुमदार जी के शरीर पर दुम का साक्षात निकलना तो उस अदृश्य दुम का प्रकटीकरण मात्र था। दुमदार जी के दुम। वाह, बहुत शानदार। पढ़ा भी आपने बहुत अच्छी तरह से। अरे बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद कि आपने कविता व्यंग पढ़ा और बड़ी अच्छी शैली में पढ़ा आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्तों को, मेरे सारे दर्शकों को ये आपकी बातचीत और आपकी कविताएं और आपका ये व्यंग बहुत ही पसंद आया होगा। नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया, और जो भी दर्शक जुड़े हमसे उन सभी का शुक्रिया। बहुत आभार। नमस्कार।